नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, क्रैक यूपीएससी, सीएससी, जीएस या भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी, सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का मैं लगातार मेंस देता रहा हूं। दोस्तों, अन अकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो। सभी आज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्त, यहाँ 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज है जो कॉम्प्रिहेंसिव है। यूपीएससी, सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 6 महीने की फीस है 22,500। 12 महीने का फीस है 27,500। 24 महीने का फीस है 40,000 और 36 महीने का फीस है 50,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 6 महीने की जो फीस है वो 22,500 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 20,250 रुपये। 12 महीने का जो फीस है 27,500, 10% डिस्काउंट के साथ 24,750 रुपये। 24 महीने का जो फीस 40,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ 36,000 रुपये और 36 महीने का जो फीस 50,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 45,000 रुपये पेड करना होगा। 6 मंथ बैच फॉर यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स की शुरुआत हो रही है। कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है 2022 के लिए और कंप्लीट 2 ईयर जीएस बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी, सीएससी 2023 के लिए और एनसीईआरटी बैच यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स की शुरुआत हो रही है आज से। मतलब 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। दोस्त, आप हमारे कोड AKS001 AKS001 हमारा कोड है। आप इसके माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। दोस्त, अन अकेडमी प्लस और आइकोनिक पीसीसीएससी ऑप्शनल प्लस पीसीसीएससी जीएस जो सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने की फी है 88,000 रुपये। 24 महीने की फी है 1,31,000 रुपये और 36 महीने की फी है 1,67,220 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। इसी तरह यूपीएससी, सीएससी, जीएस प्लस यूपीएससी, सीएससी ऑप्शनल जो फीस है प्लस कोर्स में, वो क्या है, उसमें 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 70,103 रुपये। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 99,680 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है आपको 1,21,200 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। दोस्तों, आज हम फिर शुरू करने जा रहे हैं बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास 12वीं एनसीईआरटी बिपिन चंद्र का जो है उसमें हम आज पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज हम शुरू करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय। आज हम शुरू करेंगे। अब यहाँ आज हम देखेंगे कि क्या कारण रहा
भारत की ओर आकर्षित होने का, यूरोपीय कंपनियों का भारत की तरफ आकर्षित होने का क्या कारण रहा, किस किस मार्ग से वो भारत में आए, शुरुआत में उनका लक्ष्य क्या था, बाद में उनका लक्ष्य क्या हो गया, और इन कंपनियों का आपसी प्रतिद्वंद्विता का क्या परिणाम हुआ, और इसमें भारतीय राजाओं का कितना योगदान रहा, यह सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्त, एनसीईआरटी का यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरह से आप समझ लीजिए कि यही से शुरू हो रहा है ये जो चैप्टर है। अब आप सोचेंगे कि आधुनिक भारत जो है, एक तरह से देखा जाए तो यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके पहले तक उत्तर मुगल का जो है शुरुआत तो वहां से औरंगजेब की मृत्यु से हो जाती है, लेकिन सही मामलों में भारत में आधुनिक भारत इतिहास की जो शुरुआत होती है वो लगभग यहीं से माना जाता है। चलिए शुरू अब हम करते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, यूरोप के पूर्वीय व्यापार में एक नया अध्याय यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने यूनानियों के जमाने के हैं। क्या कह रहा है कि देखिए, यूरोपीय कंपनियों के आने से कि पहले भी भारत का यूरोप के साथ व्यापार होता रहता था। आप पढ़े होंगे कि मौर्योत्तर काल से पहले, मतलब सिकंदर के आक्रमण के बाद से पहले भी हम देखते हैं कि भारत में यूरोप के साथ व्यापार शुरू हो गया था, खास करके यूनान के साथ भारत के व्यापार बहुत पहले से होता हुआ चला आ रहा। और यूनान के साथ होता था, वेनिस के साथ होता था, क्योंकि यूनान और वेनिस के व्यापारी जो थे वो भारत आते जाते रहते थे, भारत के साथ इन लोगों का व्यापार होता रहता था। तो यूरोप के साथ भारत का जो व्यापार था वो कोई नया नहीं था, लेकिन मध्यकाल में जो व्यापार जो शुरू हुआ, जो यूरोपीय कंपनियों के द्वारा जो व्यापार शुरू हुआ, उसका लक्ष्य दूसरा था, उन लोगों का लक्ष्य दूसरा था। पहले क्या था? पहले सड़क मार्ग से व्यापार होता था, रेशम मार्ग होते हुए, मध्य एशिया होते हुए जो यूरोप के व्यापारी थे वो भारत पहुंचते थे, इस मार्ग से होता था। लेकिन मध्यकाल तक आते आते क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया, कुस्तुनतुनिया जो है वह तुर्की का जो इस्तांबुल प्रदेश है, जिसको यूरोप का द्वार कहा जाता है, वो कुस्तुनतुनिया है। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो इधर से क्या हुआ? व्यापार अवरुद्ध हो गया। बेसिकली यूरोप जाने के तीन मार्ग थे। एक था मध्य एशिया होते हुए, तुर्की होते हुए यूरोप जाता था एक मार्ग जो था वह होता था लाल सागर होते हुए, अरब होते हुए, लाल सागर होते हुए एक मार्ग था। लेकिन दोनों मार्ग काफी कठिन थे, दोनों मार्ग जो थे वह काफी कठिन थे, खास करके जब इन रास्तों पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो इसमें क्या हो गया कि यूरोप के व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब वे क्या करते थे? बिचौलिया के माध्यम से सामान खरीदते थे। जैसे अरब के व्यापारी सामान खरीदकर उनको बेचते थे, इससे क्या होता था? सामान का लागत बढ़ जाता था। और दूसरी चीज कि ये जो सड़क मार्ग थे ये सुरक्षित नहीं थे। सुरक्षित इसलिए नहीं थे कि इस पे काफी लूट मार होता रहता था, जिससे व्यापारी काफी परेशान थे। इसी को देखते हुए हम देखते हैं कि मध्यकाल में यूरोप के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार इन्हीं मार्गों के द्वारा होता था। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि यूरोप में जब पुनर्जागरण के बाद तरह तरह के प्रयोग शुरू हो गए, उसके बाद उन्होंने भारत के साथ तथा पूर्वी एशिया के साथ व्यापार के लिए एक नए मार्ग की खोज किया। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था। क्या मतलब हुआ कि चूंकि जब हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया तो भारत के व्यापार पे अरब व्यापारियों का एकाधिकार हो गया।
अब वो क्या करते थे, भारत से सामान खरीद कर यूरोप के व्यापारियों को बेचते थे। और यूरोप के जो व्यापारी सामान को, अब क्या होता था, पता चलता था कि 1 रुपए का सामान वो यूरोप पहुंचते पहुंचते 5 रुपए का हो जाता। अब इसमें क्या थे कि व्यापारी, यूरोप के जो अरब के व्यापारी थे, एक मुनाफा कमाते थे, फिर बिचौलिए मुनाफा कमाते थे, और फिर यूरोप के व्यापारी कमाते थे। इस तरह पता चलता था कि कई गुना इसका दाम, सामान का दाम यूरोप पहुंचते पहुंचते कई गुना बढ़ जाता था। इससे काफी लोगों को कठिनाई हो रही थी। और इसमें और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। एशिया का माल यूरोप तक पहुंचने से पहले अनेक राज्यों से और हाथों से गुजरना होता था। फिर भी यह व्यापार बहुत लाभदायक था। क्या कह रहा है कि क्योंकि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद क्या था, यूरोप के साथ सीधा व्यापार बंद हो गया। अब क्या होता था कि सामान जो था, एक मार्ग तो था जो मध्य एशिया होते हुए जाता था, दूसरा मार्ग जो था वो भूमध्य सागर के माध्यम से, मतलब अरब होते हुए, मिस्र होते हुए भूमध्य सागर तक जाता था, और वहां से वह इटली पहुंचता था। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इस व्यापार पे यूरोपीय, इस जो व्यापार जो इस तरह होता था, इस पे इटली के व्यापारियों, वेनिस के व्यापारियों का एकाधिकार हो गया। लेकिन फिर भी जो भी एशिया से यूरोप माल पहुंचता था, उनके इतने कई हाथों से गुजरने के बाद भी यह एक घाटे का व्यापार उनका नहीं था। इससे बहुत ज्यादा वो लाभ कमाते थे। और 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुतुबुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। जो अभी यही बता रहे हैं कि 1453 में क्या हो गया, उस्मानिया वंश कहाँ राज करता था, जो तुर्की पे शासन करता था। तुर्की पे जो उस्मानिया वंश शासन करता था, तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने से क्या हुआ कि जो यह व्यापारिक मार्ग था, जो मध्य एशिया होते हुए यूरोप का जाता था, इसका क्या हो गया, पतन हो गया, और इस मार्ग पे अब तुर्कों का अधिकार हो गया। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का एकाधिकार था। वे पश्चिम यूरोप के देशों के नए राष्ट्रों, खासकर स्पेन और पुर्तगाल को इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाई आइलैंड के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। क्या कह रहा है देखिए, जो तीन मार्गों से जो तीन दो मार्गों से जो व्यापार होता था यूरोप से, एक तो था कि अरब होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए इटली पहुंचता था एक मार्ग, दूसरा था जो मध्य होते हुए तुर्की, इस्तांबुल होते हुए यूरोप पहुंचता था। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तो यह मार्ग भी अब सुरक्षित नहीं रहा। और दूसरा कि भूमध्य सागर होते हुए जो माल पहुंचता था यूरोप, वह उस पे किसका अधिकार था, उस पे इटली के व्यापारियों, मतलब वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का एक अधिकार था। और वे क्या चाहते थे, वे जो नए अभी राष्ट्र, जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्र बने थे, खास करके स्पेन और पुर्तगाल, उनको वह अपने व्यापार में शामिल नहीं करना, भागीदार बनाना नहीं चाहते थे। वहां के व्यापारियों को वे भागीदार बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे पूरे यूरोप के व्यापार पे क्या रखना चाहते थे, एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पुर्तगाल का जो राजकुमार फर्निंडेस था, वह काफी वह काफी जो था, वह खोजों में दिलचस्पी रखता था। उसी के कहने से हम देखते हैं कि क्या हुआ कि अब वे स्पाइस स्पाइस आइसलैंड कहने का मतलब क्या हुआ, मसालों का द्वीप कहा जाता था। किसको, इंडोनेशिया, पूर्वी एशिया को और भारत को। तो इन नए मार्गों की तलाश करने के लिए इसने नए समुद्री खोजों का अभियान
शुरू किया और पुर्तगाल के राजकुमार के द्वारा क्या किया गया, कंपास का खोज किया गया। कंपास क्या होता है? कंपास जो होता है एक दूसरा दिशा सूचक यंत्र होता है। इससे क्या था, इससे अब जैसे मान लीजिए जब तक कंपास की खोज नहीं हुई थी तो स्पेन का निवासी कोलंबस जो था 1498 ईस्वी में वो क्या किया था, भारत की खोज करने निकला था। भारत की खोज करने निकला लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया और नई दुनिया की खोज कर दिया, अमेरिका की खोज कर दिया। क्योंकि उस समय क्या था, समुद्र तो अथाह बड़ा होता है, उसमें अब उसको दिशा के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो भारत पहुंचने की अपेक्षा वह कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं कि पुर्तगाल के राजकुमार के द्वारा क्या किया गया था, कंपास का खोज कर दिया गया था और इसी कंपास दिशा सूचक के माध्यम से हम देखते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचने में सफल हो जाता है। 15वीं शताब्दी में जहाज निर्माण समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए वे यह काम करने में अच्छी तरह क्या थे, समर्थ थे। जब जहाज का निर्माण हो गया, दूसरा सूचक यंत्र का निर्माण हो गया, तो अब वे समुद्री यात्रा के लिए क्या हो गए थे, पारंगत हो गए थे। समुद्री यात्रा अब वे कर सकते थे। इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से और उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का एक महान युग आरंभ किया। अभी यही है, जैसे पुर्तगाल और स्पेन क्या थे, पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारियों को जो वेनिस के व्यापारी थे वो अलग रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इनकी सरकार ने नए मार्गों का तलाश करना शुरू किया इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और उनके लिए सबसे सुरक्षित जो मार्ग था वह मार्ग था समुद्र के माध्यम से। क्योंकि अब क्या था, समुद्र में यात्रा करना भी आसान हो गया था, क्योंकि इन देशों में जहाज का निर्माण का शुरू हो गया था। उसी के साथ पुर्तगाल के राजकुमार के द्वारा दिशा सूचक यंत्र का भी निर्माण कर लिया गया था। इस तरह एक क्या थे, अब पूरी तरह से समुद्र मार्ग के द्वारा इन देशों में वो पहुंचने के लिए ललायित थे, तत्पर थे। वर्ष 1492 ईस्वी में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर रहा है। क्या कर रहे हैं, 1492 ईस्वी में कोलंबस जो था स्पेन का निवासी था, वह भारत की खोज करने निकला। लेकिन भारत की खोज करने का मतलब क्या हुआ, भारत की खोज करने का मतलब यह हुआ कि वह समुद्र के मार्ग से एक नया मार्ग तलाशना चाहता था भारत पहुंचने के लिए। भारत पहुंचने के लिए वह एक नया मार्ग खोजना चाहता था, लेकिन कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं होने के कारण वह भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका की खोज कर दिया। लेकिन 1498 ईस्वी में हम देखते हैं कि पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक एक नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वह आशा अंतरीप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। वह जिस माल को लेकर वापस लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दामों में बिका। देखिए क्या है, अब हम देखते हैं कि इसके पहले ही फ्रांस पुर्तगाल के एक नाविक ने केप ऑफ गुड होप जिसको आशा अंतरिप कहा जाता था, जो आज वर्तमान में साउथ अफ्रीका का केप टाउन शहर है, उसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता था। वहां तक का तो ये लोग मार्ग पहले ही ढूंढ लिए थे, वहां तक का मार्ग पहले ही ये लोग ढूंढ लिए थे। एक यात्री था मैगलन, उसके द्वारा खोज दिया गया था। तो यह था कि वहां तक तो ये पहुंच गया मणिकांत, वहां तक का मार्ग तो ये पहले ही खोज लिए थे और वहां तक यह पहुंच भी गया। वहां तक पहुंचने के बाद अब जब केप ऑफ गुड होप पहुंच गया, तो क्योंकि केप ऑफ
अफ्रीका के देशों के साथ भारत के व्यापार बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे थे और भारतीय व्यापारियों की मौजूदगी भी वहां थी। इसीलिए वहां से अब्दुल मजीद नाम के एक भारतीय व्यापारी, अब्दुल मजीद नाम के एक भारतीय व्यापारी की सहायता से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा, केरल के कालीकट पहुंचा। और जहां पे कालीकट पहुंचने के बाद जब यह कालीकट पहुंचा तो वहां क्या था, अरब व्यापारियों का बोलबाला था। क्योंकि भारत के साथ अब अरब का व्यापार चल रहा था, तो अरब के व्यापारियों ने काफी इसका विरोध किया, वास्को दी गामा का। लेकिन कालीकट के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया और जब वह यहां से जब वापस लौटा अपने देश, तो वह जो माल लेकर वापस लौटा, क्या लेकर लौटा था, खास करके वह काली मिर्च, काली मिर्च का व्यापार, काली मिर्च जो लेके वापस पहुंचा तो वह यूरोप में 60 गुना ज्यादा दामों में बिका। मतलब जितना खर्च उसकी लागत का आने में, भारत आने में लगा था, उससे 60 गुना ज्यादा वह कीमत पर बिका। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि यूरोप के जो अन्य देश थे वहां के व्यापारियों की आंखें खुल गई कि मतलब भारत के साथ व्यापार कितना फायदेमंद है, यह वास्को दी गामा की इस यात्रा ने साबित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम देखते हैं कि भारत आने के लिए होड़ मच गई, यूरोपीय कंपनियों की भारत आने के लिए होड़ मच गई। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने प्रवेश कर लिया, तो उसमें भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ। आरंभ में विदेशियों को अफ्रीकी सोने और हाथी दांत ने आकर्षित किया, परंतु बहुत जल्द ही वे गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का प्रमुख भाग बन गया। 16वीं सदी में इस व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार। क्या कर रहे हैं कि 15वीं सदी के मध्य तक अफ्रीकी देशों में, अफ्रीका को क्या कहा जाता था, अंध महाद्वीप कहा जाता, जहां पे इसका मार्ग नदी मार्ग के द्वारा उसका मार्ग खोज दिया, अफ्रीका की खोज कर लिए स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारी। और यहाँ पे आकर्षित किसके लिए हुए थे, हाथी दांत, क्योंकि हाथी बहुत पाए जाते हैं अफ्रीका में, तो हाथी दांत के लिए और सोना, वहां की सोना ने उन्हें आकर्षित किया। लेकिन बहुत ही जल्द हम देखते हैं कि इसके जगह पर वे गुलामों के व्यापार में क्या हुए, शामिल हो गए, प्रमुख भाग बन गया गुलामों का। आज आप भी देखते हैं कि विश्व में, यूरोप में, चाहे वो अमेरिका महाद्वीप के बहुत से देशों में आज भी अफ्रीकन मूल के लोग पाए जाते हैं। वह वही लोग हैं जो जिनको गुलाम बनाकर उन देशों में बेचा गया, वे वही लोग हैं, उन्हीं के संतान हैं जिनको वो बेचा गया था। और खास करके आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज का जो पूरा एरिया है, चाहे ब्राजील में भी है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में है, वे यूरोप में है, मतलब इनको गुलाम बनाकर वहां बेचा गया था। और इस व्यापार पे हम देखते हैं कि लगभग 100 साल तक, 16वीं सदी तक स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारियों का एकाधिकार बना रहा। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया। बेहद मुनाफा ने वाले बेहद मुनाफा वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दीव और दमन में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि भारत जो आने वाली पहली विदेशी कंपनी, यूरोप की कंपनी थी, वो कौन थी, पुर्तगीज थे। क्योंकि पुर्तगीज जो पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा था, वो क्या था, पुर्तगाली था, और उसी ने भारत की खोज किया। और यही लोग सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किए। और इसीलिए कहा जाता है कि 1498
के बाद 1503 में वह दोबारा भारत आया। वास्को डी गामा दोबारा भारत आया और यहाँ आने के बाद उसने क्या किया, उसने सबसे पहले यह किया कि अरब के व्यापारियों के एकाधिकार को नष्ट किया, मतलब अरब के व्यापारियों को पराजित किया और यहाँ पे अपनी व्यापारिक कोठी खोली। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे और उन्होंने क्या किया, कोचिन में, बाद में हम देखते हैं कि इन पुर्तगालियों ने कोचिन में, गोवा में, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। मतलब क्या हुआ, पश्चिम समुद्र तटीय क्षेत्र जो था उस पे इनके व्यापार का एकाधिकार रहा। गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब वायसराय था तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक और इंडोनेशिया के स्पाइस आइसलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों का ने अधिकार जमा लिया। क्या कर देख रहे हैं, 1510 ईस्वी में हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यह पुर्तगालियों का सबसे महान गवर्नर कहा जाता है। इसको भारत में पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पहला गवर्नर तो एक तरह से अल्मीडा था, लेकिन भारत में अगर कहा जाए तो पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और इस तरह हम देखते हैं कि उस समय अल्बुकर्क के समय में फारस की खाड़ी से लेकर स्थित हरमुज से लेकर और मलाया में स्थित मलक्का तक इंडोनेशिया के स्पाइस पूरे आइलैंड पर एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमाया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस उभरती हुई व्यापारिक प्रतिद्वंदी शक्तियां थी। इन लोगों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे। क्या कर रहा है कि अब 16वीं शताब्दी तक आते आते हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत आने वाली कंपनी कौन थी। देखिए कई बार पूछा हुआ है, कई बार यह पूछा हुआ है। सबसे पहले आए थे कौन, पुर्तगाल, पुर्तगीज के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेन और तब लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अब देखिए स्पेन जो था वो स्पेन जो भारत आने के बदले वह दक्षिण अमेरिका के व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। इसीलिए हम देखते हैं क्या हुआ कि जब अमेरिका इंग्लैंड हॉलैंड जो बाद में फ्रांस उभरती हुई व्यापारिक कंपनियां स्थापित हुई और यह यूरोप के उभरते हुए देश थे। तो पहले समुद्र पे पुर्तगाल और स्पेन के का एकाधिकार। सबसे पहले इंग्लैंड ने क्या किया कि स्पेन को पराजित किया और वो समुद्र मार्ग पर एकाधिकार स्थापित कर दिया। अब यह जो देश थे उन्होंने क्या किया कि इस मार्ग पे स्पेन और पुर्तगाल के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे। मतलब अब क्या हुआ कि अब यह मार्ग केवल स्पेन और पुर्तगाली व्यापारियों के लिए न होकर बाकी यूरोप के देशों के लिए भी यह मार्ग खुल गया था। अब ये देश जो थे वो खुलकर
पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। अंत में इंडोनेशिया पर डचों का, हम देखते हैं क्या हुआ अंत में कि इंडोनेशिया पर डचों का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार। वर्ष 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया। क्या कर सबसे पहले हम देखते हैं कि किस कंपनी की स्थापना हुई। सबसे पहले भारत में जो हुई वो हुई पुर्तगीज कंपनी की स्थापना। पुर्तगीज कंपनी की स्थापना के बाद हम देखते हैं कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और 1602 में डच संसद द्वारा एक चार्टर के स्वीकार किया गया जिसमें कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया कि वह युद्ध किसी के साथ युद्ध करने के लिए स्वतंत्र है, संधि करने के लिए स्वतंत्र है और इलाके और किले बनाने के लिए स्वतंत्र है। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइसलैंड जैसे द्वीपों में थी जहां मसाले खूब पैदा होते। क्या कारण देखिए, डच के जो व्यापारी थे वो एक तरह से भारत में क्या था, भारत क्या हम देखते हैं कि पश्चिमी तट पे लगभग पुर्तगालियों का एक अधिकार था और पूर्वी तट पे पूरी तरह से ब्रिटेन का अधिकार था। तो डच जो व्यापारी जी थे वो भारत के साथ व्यापार करने की से ज्यादा इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइसलैंड जैसे द्वीपों से व्यापार करना उनको ज्यादा फायदेमंद लगता था क्योंकि इन द्वीपों पर खूब मसाला पैदा किया जाता था और वह उनके लिए लाभदायक था। इसीलिए डचों ने भारत के कोरोमंडल तट पे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की जहां से वे सूती कपड़े का निर्यात करते थे। कोरोमंडल तट से डच कंपनियां सूती कपड़े का निर्यात करते थे और वह मसालों के साथ सूती वस्त्र को लेकर यूरोप के बाजारों तक पहुंचते थे। 1623 ईस्वी में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को हराया। उन्होंने पश्चिम भारत में गुजरात के सूरत, भरूच, कैम्बे और अहमदाबाद, केरल के कोचिन, मद्रास के नागपत्तनम। अब इस तरह हम क्या देखते हैं कि इस 1623 में इन मसाला द्वीपों पर एकाधिकार के लिए ब्रिटेन, इंग्लैंड और हॉलैंड में क्या हुआ, एकाधिकार के लिए संघर्ष हुआ जिसमें हॉलैंड ने अंग्रेजों को पराजित किया और उन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत में, भरूच में, कैम्बे में, अहमदाबाद में और केरल के कोचिन में तथा मद्रास के नागपत्तनम में, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, बंगाल के चिनसुरा में, बिहार के पटना में और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापारी केंद्र खोले। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। आप देखेंगे कि डचों के व्यापारी केंद्र भारत में कहां कहां थे, डचों के व्यापारी केंद्र भारत में कहां कहां थे, तो यही उसका है आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, बंगाल में चिनसुरा, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में आगरा और गुजरात में सूरत, भरूच और कैम्बे तथा अहमदाबाद और केरल में कोचिन और मद्रास में नागपट्टनम में क्या था, यहाँ पे था डचों का व्यापारिक केंद्र था। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया। वर्ष 1698 ईस्वी में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। और डचों ने क्या किया, देखिए डचों का जो थे वो ज्यादा व्यापार पूर्वी एशिया के देशों के साथ करते थे। इसी दौरान उन्होंने
1658 ईस्वी तक आते आते श्रीलंका को भी उन्होंने पुर्तगालियों से जीत लिया। एशिया व्यापार, एशियाई व्यापार पर भी अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमा थी। पुर्तगालियों की सफलता मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं, पोर्सिलीन एवं से भरे उनके जहाजों और इनसे प्राप्त भारी मुनाफों ने अंग्रेज व्यापारियों की भी आंखें चकाचौंध कर दी और वे भी इस मुनाफा देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। क्या कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि शुरुआत में भारत से व्यापार पुर्तगालियों ने शुरू किया और पुर्तगाल के जो व्यापारी जो सामान लेकर भारत लौटते थे, जैसे मसाला, यहाँ से मलमल, सूती कपड़ा, रेशम के कपड़े, सोना, मोती, दवाएं, जो लेके जो जहाज से वापस जाते थे और जो यूरोप के व्यापार में बेचते थे तो उन्हें काफी मुनाफा होता था। इन मुनाफों को देखकर अंग्रेज के जो व्यापारी थे, ब्रिटेन के जो अंग्रेज व्यापारी थे, उनकी आंखें भी चकाचौंध हो गई और वे भी इस मुनाफा देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। वर्ष 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, कब बनाए थे? 1599 में। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। अब क्या दिख रहा है कि जब इस पुर्तगाल के जब व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया और उसके मुनाफा को देखते हुए ब्रिटेन के व्यापारी जो थे उन्होंने भी एक कंपनी बनाया, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से एक कंपनी बनाया और इस कंपनी को उन्होंने क्या नाम दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर के द्वारा इसे पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार दिया कि यह कंपनी जो है वो पूर्वी एशिया और पूर्वी देशों भारत के साथ व्यापार कर सकती है। वर्ष 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता। क्या कह रहा है? अब हम देखते हैं कि यह कंपनी जब आई भारत में, तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो यह सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास। अब क्या हुआ, जब ये कंपनी आई तो इनकी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई पुर्तगाली कंपनी से, क्योंकि पुर्तगाली कंपनियों का पहले से एकाधिकार था। इसीलिए इन्होंने मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने की कोशिश की। उसके दौरान हम देखते हैं कि सबसे पहले हाकिन्स आया मुगल दरबार में। हाकिन्स आया था इसके समय में 1608 में वह पहुंचा, वो अकबर के नाम पत्र लेकर आया था, लेकिन जिस समय वह पहुंचा मुगल दरबार उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर शासन कर रहा। उसने जहांगीर से मिला और सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त मांगा, जिसमें क्या हुआ, जहांगीर ने अनुमति दी, लेकिन पुर्तगाली व्यापारियों को विरोध को देखते हुए उसने इसको वापस लिया। अब अंग्रेज निराश होकर सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ खोले जाके? मछलीपट्टनम में खोले एक अस्थायी व्यापारिक कोठी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सर थॉमस रो दूसरा शिष्टमंडल के साथ वह मुगल दरबार में पहुंचा और जहांगीर को उसने अपनी बात मनवाने के लिए काफी प्रभावित किया, क्योंकि थॉमस रो जो था
क्या कहते हैं, फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता भी था। उसने जहांगीर को प्रभावित किया और 1608 में पहल 1600 हाँ 1613 में पहला व्यापारी कोठी जो है वह सूरत में अंग्रेजों ने खोला। 8 में प्रयास किया लेकिन वे सफल इसमें नहीं हो पाए। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनियां फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिल गई। मगर इस छूट से जो थे वो अंग्रेज संतुष्ट न थे। वर्ष 1615 में उनका दूत सर थॉमस रो मुगल दरबार पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उन्हें बंबई द्वीप दहेज में दे दिया। क्या कर रहा है, देख रहे हैं कि 1608 में हॉकिंस आया मुगल दरबार में और वह जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने का आश्वासन तो मिला, लेकिन उस समय मुगल दरबार में पुर्तगाली व्यापारियों का बोलबाला था और पुर्तगालियों को विरोध के कारण हम देखते हैं कि सूरत में अंग्रेज जो थे अपनी फैक्ट्री नहीं खोल पाए और वह जाके 1611 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली। लेकिन अंग्रेजों ने अपना प्रयास जारी रखा और 1615 ईस्वी में देखते हैं कि ब्रिटेन के राजा के द्वारा जॉर्ज पंचम द्वारा सर थॉमस रो को अपना दूत बनाकर मुगल दरबार में जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जहां उसने मुगल शासक जहांगीर को काफी प्रभावित किया अपने आचरण से और उसने सूरत के साथ साथ भारत के अन्य क्षेत्रों में भी व्यापारी कोठी स्थापित करने की फरमान जारी कराने में वह सफल रहा। और 1622 ईस्वी में हम देखते इस तरह क्या देखते हैं कि अब ब्रिटिश व्यापारी कंपनी का फैलाव शुरू हो गया और पुर्तगीज कंपनी अब इसको ब्रिटेन की इस कंपनी को रोकने में असफल रही। और इस तरह देखते हैं कि 1622 में एक घटना और घटी जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी एक पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से जब हुई तो पुर्तगाल के राजा ने बंबई का जो द्वीप था सालसेट द्वीप जिसको कहते थे जो पुर्तगाल के पास था वो दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया और चार्ल्स द्वितीय ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इस तरह हम देखते हैं कि पश्चिमी तट पर भी बंबई जैसे महत्वपूर्ण सालसेट द्वीप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। तो कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार 1600 से 1617 तक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही। 1623 में इसने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अधिक अनुकूल थीं क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। क्या था देखिए, उत्तर भारत में देखिए पश्चिमी तट पे हम देख रहे हैं कि पुर्तगाली अभी भी जमे हुए थे और उनसे इनका संघर्ष होता रहता। उत्तर भारत में मुगल अभी भी मजबूत थे, लेकिन दक्षिण भारत था यह अंग्रेजों के लिए अनुकूल था क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे और यहाँ पे किसी एक शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना अंग्रेजों को नहीं करना पड़ा। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ कोठी स्थापित करना और व्यापार करना ज्यादा सरल था। अंग्रेजों ने दक्षिण में
ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की और जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया। क्या कह रहा है कि वही बताया कि 1611 में सबसे पहले ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपनी पहली व्यापारी कोठी अस्थायी रूप से उन्होंने मछलीपट्टनम में खोली। लेकिन हम देखते हैं कि चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने क्या किया, एक फरमान प्राप्त किया और मद्रास में इन्होंने अपनी अस्थायी कोठी स्थापित किया। मद्रास में जिसको एक किला स्थापित किया, इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। वहां इन्होंने अपना अस्थायी अड्डा स्थापित किया। राजा ने उनको उस जगह पर किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। क्या कहा, चंद्रगिरी के राजा ने जो मद्रास पट्टी में दिया, वहां पर इनको किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्का ढालने की भी अनुमति दिया, लेकिन इस शर्त पे दिया कि मद्रास के बंदरगाह से जो भी कमाई होगी उसका आधा भाग जो होगा वह राजा को दिया जाएगा राजस्व के रूप में। यहां अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा किला बनाया। यहाँ पे अंग्रेजों ने फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंग्रेजों का जो था किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था, तो मद्रास में। वर्ष 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई द्वीप प्राप्त किया, उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। क्या कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 1623 में जब कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुई तो पुर्तगाल ने बंबई द्वीप को दहेज के रूप में दिया था और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के चार्ल्स ने वह द्वीप दे दिया, जिसकी उन्होंने ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में किलेबंदी करके एक किला स्थापित किया, अपना व्यापारिक केंद्र खोले। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी। वर्ष 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिल गई। तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका, बंगाल, बिहार में दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां खोल दी। क्या कह रहा है कि पूर्वी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारी कोठी हुगली में स्थापित किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में इन्होंने अपना पहला व्यापारी कोठी स्थापित किया 1651 में और 1633 में इसमें उन्होंने उड़ीसा के बालासोर में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन बंगाल में पहली इनकी जो फैक्ट्री थी वह थी हुगली में इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने और इसके बाद हम देखते हैं कि जल्द ही इन्होंने ब्रिटिश कंपनी ने पटना में, बालासोर में, ढाका में, बंगाल, बिहार के दूसरे स्थानों में भी इन्होंने अपनी कई फैक्ट्रियां स्थापित की। 1686 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। पर अंग्रेजों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका था। औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मामूली ताकत पर बहुत भारी था। क्या देख रहे हैं कि जब इन्होंने पहली बार जब हुगली पर अधिकार करके
हुगली पे जब इन्होंने व्यापारी कोठी खोली, उसके बाद उन्होंने इसकी किलेबंदी शुरू कर दिया। किलेबंदी जब शुरू किया और जो ये कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगी और मुगल सत्ता की अवहेलना करने लगी, जिसके कारण मुगल बादशाह, उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब था, उसने क्या किया, उसने अपने सेनापति कासिम खान को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान करने के लिए भेजा और इस अभियान में ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करके हुगली पर अधिकार कर लिया मुगलों ने और अंग्रेजों को भाग कर एक ज्वारत द्वीप फुल्टा पर शरण लेना पड़ा। और बाद में हम देखते हैं कि फिर बातचीत के माध्यम से एक व्यापारी कोठी अपनी हुगली में स्थापित किए, लेकिन जब तक औरंगजेब जिंदा रहा केवल यह एक व्यापारिक कोठी ही बन के रह गए, व्यापार ही किए, राज्य स्थापित करने की इनकी मंशा उसमें फिलहाल ठंडी हो गई। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा, उन्हें बंगाल स्थित अपने फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया। वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप पे शरण लेने के लिए बाध्य हो गए जो बीमारियों का गढ़ था। उनकी सूरत मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम जैसी फैक्ट्रियों पर भी कब्जा कर लिया गया। बंबई स्थित उनके किले पर घेरा पड़ गया। क्या कर रहे हैं, बंगाल में तो औरंगजेब ने इन्हें भगाया ही, उसी के साथ साथ उसने भारत के अन्य क्षेत्रों में जो ब्रिटिश फैक्ट्रियां थी उस पर भी मुगलों ने कब्जा कर लिया और ये अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी के मुहाने पर एक ज्वारद द्वीप था फुल्टा, जहां इन्होंने भाग के शरण लिया। मुगल सम्राट से व्यापार संबंधी छूटें लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों की बदमाशी को फौरन माफ कर दिया। औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए हर्जाना लेकर उन्हें व्यापार करने की छूट दे दी। क्या कह रहा है कि जब यह मुगल बादशाह, जब औरंगजेब के द्वारा जब ब्रिटिश कंपनी जो थे जो पराजित कर दिए गए, तो फिर इन्होंने किसका, चापलूसी का सहारा लिया और मुगल बादशाह से अनुनय विनय करके ये फिर भारत से व्यापार करने की इनको अनुमति प्राप्त हो गई और औरंगजेब ने मात्र 1.5 लाख रुपए का हर्जाना लेकर इनको भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी और फिर ये अपनी फैक्ट्री जहां जहां से इनको भगाया गया था वहां स्थापित करने में सफल हो गए। 1698 ईस्वी में हम देखते हैं, 1698 ईस्वी में कंपनी ने सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर वहां उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता। क्या कह रहा है कि अब हम देखते हैं कि 1698 में कंपनी को वहां के एक जमींदार के द्वारा 3 गांव उन्होंने पट्टे पे लिया। किसने, जाब चरनाक ने। जाब चरनाक जो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने वहां के जमींदार से 3 गांव पट्टे पे लिया, सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहां उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, फोर्ट विलियम रखा। फोर्ट विलियम रखा और यही जो 3 गांव थे आगे चलकर कलकत्ता नगर बन गए और जिनको कलकत्ता कहा जाता है। इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, तो वह था जाब चरनाक ने। जाब चरनाक ने कलकत्ता की स्थापना किया। वर्ष 1717 ईस्वी में कंपनी ने फर्कशियर से भी एक फरमान प्राप्त किया जिसमें
1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने भी क्या किया, कंपनी को एक फरमान दिया, जिसमें उसने क्या किया कि 1691 में कंपनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त जो दिया गया था उसको इसने दोबारा मान्यता दे दिए और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया। मतलब 1691 का जो फरमान था, जो बंगाल में व्यापार करने की छूट दी गई थी, जब 1717 में जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इस फरमान पे मुहर लगा दी और इसका विस्तार करते हुए पश्चिम तट के जो कंपनी के जो कार्यालय थे वहां तक भी उसको बढ़ा दिया। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी न हुई, मगर उनका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 ईस्वी में 5 लाख पाउंड था, मगर 1740 तक यह 17,95,000 पाउंड तक हो गया। क्या कह रहा है कि इतनी ज्यादा छूट प्राप्त करने के बावजूद भी कंपनी की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, क्योंकि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा तो कुछ और थी, लेकिन उनका व्यापार जो था अब वो पहले की अपेक्षा ज्यादा फला फूला। जो हम देखते हैं कि भारत जो पहले जो व्यापार जो था 1708 में 5 लाख पाउंड का होता था, वह 1740 तक आते आते 17,95,000 पाउंड तक पहुंच गया। 1600 ईस्वी के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में 3 व्यापार करने की एकाधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए दिया गया था। इस कंपनी का स्वरूप एक पूरी तरह बंद निगम या इजारादारी जैसी थी। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर, कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ध्यान दें कि इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का काम नहीं होता था। क्या कह रहा है कि 1600 में जो चार्टर पास किया गया था, जिस भारत के साथ, जिसे पूर्वी एशिया के साथ, पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, वह क्या किया गया, 15 वर्षों के लिए दिया गया। 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था और यह कंपनी पूरी तरह से किसके, एक बंद निगम या इजारादारी जैसी थी, मतलब ठेके पर दिए जाने जैसा था। और भारत में कंपनी कोई भी किलाबंद जैसी होती थी। फैक्ट्री क्या थी, किलाबंद जैसी होती थी, लेकिन इसके अंदर क्या होते थे, गोदाम होते थे। भाई ये लोग क्या करते थे, सामान खरीद कर उसमें जुटाते थे, गोदाम होते थे, दफ्तर होते थे, कर्मचारियों को रहने के लिए उसी में घर होते थे। लेकिन एक देखिए, फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है, लेकिन यह उत्पादन का कार्य ये लोग नहीं करते थे। या क्या करते थे, माल इकट्ठा करके अपने देशों को भेजते थे। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच अब टकराव। अब हम देखते हैं कि सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी भी भारत में आ गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत भी आई। अब फ्रांसीसी कंपनी ने भी के साथ, फ्रांसीसी कंपनी के साथ अब अंग्रेज कंपनी का टकराव शुरू हुआ। कहां पे, खास करके दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी जिसमें फ्रांस के गवर्नर डुप्ले को वहां के क्षेत्रीय राज्यों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला, खास करके निजाम के क्षेत्र में और कर्नाटक के नवाब के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और इस तरह हम देखते हैं कि शुरुआत के समय में फ्रांस का एकाधिकार हो गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस को पराजित करके भारत से निकाल दिया और दक्षिण भारत के व्यापार के साथ साथ वहां के राजनीतिक मामलों में भी वो पूरी तरह से हावी हो गई। यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच गया। क्या कर रहा है कि देखिए, जब भी दोनों देश, फ्रांस, भाई ब्रिटेन का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु था
यूरोप में, तो वह था फ्रांस, जहां पे क्या था, दोनों देशों के बीच हम देखते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। यूरोप में नेता बनने की लड़ाई चल रही थी, और जब भी ये दोनों देश आमने सामने होते थे, तो भारत में भी दोनों कंपनियां आमने सामने आ जाती थी, लड़ाई शुरू हो जाती थी। 1748 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड का समान युद्ध समाप्त हो गया। फिर भी भारत में व्यापार और क्षेत्रीय एकाधिकार की प्रतिद्वंदिताएं बनी रही, और इनका फैसला इस पार या उस पार होना ही था। मतलब क्या हुआ, भले ही फ्रांस और ब्रिटेन का टकराव यूरोप में बंद हो गया, फिर भी ये दोनों कंपनियां थी, वो आमने सामने खड़ी थी। इस समय पांडिचेरी में, पांडिचेरी क्या था, पांडिचेरी जो था वह फ्रांस के अधिकार में था, और फ्रांस की यह व्यापारिक कोठी थी। यहाँ पे इन्होंने अपनी किलेबंदी की थी, और यहाँ पे इन्होंने एक गवर्नर नियुक्त किया। पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था। यह भारतीय क्षेत्र में जो फ्रांसीसी कंपनी थी भारत में, उसका एकाधिकार था डुप्ले का, जिसने यह नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए, और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता में से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाए। क्या कह रहा है कि डुप्ले जो था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, उसने एक नई नीति का इजाद, अब यह खुलकर दक्षिण के जो राज्य थे उनके नीति, उनके मामलों में हस्तक्षेप करने। जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि हैदराबाद के निजाम के मृत्यु के बाद उसके दो दावेदार आ गए, दो दावेदार आ गए, जिसमें कौन था, निजाम जंग और मुजफ्फर जंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने निजाम जंग का सहायता किया फ्रांसीसियों ने, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके जगह पे उन्होंने अपना गवर्नर मुजफ्फर जंग को नियुक्त किया, और वहां पे इन्होंने एक अपनी सहायक सेना उसकी रक्षा के लिए स्थापित कर दी। अब देखा जाए तो भारत में जो सहायक संधि जो है, उसकी शुरुआत करने का श्रेय डुप्ले को ही दिया जाता है। सबसे पहला प्रयोग भारत में सहायक संधि का डुप्ले ने ही किया था, वो तो बेलजली बाद में किया, लेकिन सबसे पहले वो डुप्ले ने किया था। उसी तरह उसने कर्नाटक के नवाब के मामलों में भी हस्तक्षेप करके वहां के नवाबी पर चंदा साहब का एकाधिकार कर, और इस तरह हम देखते हैं कि प्रथम लड़ाई में फ्रांस की जो कंपनी थी वह विजयी रही, और ब्रिटेन की कंपनी को पराजित होना पड़ा। वर्ष 1748 ईस्वी में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खोलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चंदा साहब ने नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया। हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जहां के मरने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। क्या कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि जल्द ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई दक्षिण में, जब देखते हैं कि कर्नाटक के, जिसमें क्या हुआ, डुप्ले को अपनी इस नीति को लागू करने का मौका मिल गया। उसने क्या किया कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की जब मृत्यु हो गई, तो उसके पुत्र मोहम्मद अली और उसके बहनोई चंदा साहब में सिंहासन के लिए युद्ध होने लगा। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का साथ दिया, और फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब का साथ दिया, और चंदा साहिब को उन्होंने कर्नाटक का नवाब बनाया। उसी तरह हैदराबाद में जब निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई, तो उसके पुत्र नासिर जंग
और उसके पोते मुजफ्फर जंग में संघर्ष शुरू हो गया, सत्ता के लिए गृह युद्ध शुरू हो गया। यहां भी इसने फ्रांसीसियों ने नासिर जंग का साथ दिया और उसको शासक बनवाने में वो सफल हो गए। इस तरह हम देखते हैं इस शुरुआत में सफलता फ्रांस के हाथ लगी। तो यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसमें डुप्ले ने क्या किया, लाभ उठाया और चंदा साहिब तथा मुजफ्फर जंग को इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वे अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों के द्वारा उनकी सहायता करेगा। 1749 में इन तीन सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला और उसका बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग गया। कह रहा है क्या कि अंग्रेज फ्रांसीसी जो थे वह कर्नाटक में चंदा साहिब को शासक बनाने में सफल हो गए और मुजफ्फर जंग को उन्होंने हैदराबाद का निजाम बनवाने में सफलता प्राप्त की। इस तरह देखते हैं कि कर्नाटक जो था वो चंदा साहिब के अधिकार में आ गया और उसने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गांव उपहार स्वरूप दिए। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे, नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन गया। नए निजाम ने पांडिचेरी के निकट जमीनें और मछलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को उपहार स्वरूप दे दिया। क्या करें, इससे फ्रांसीसियों को बहुत फायदा हुआ। सबसे बड़ी चीज कि पूरे कर्नाटक पे उनका एकाधिकार, और दूसरी चीज कि जब उन्होंने मुजफ्फर जंग को निजाम बनवा दिया और वहां अपनी एक सहायक बुस्सी के नेतृत्व में एक अपनी सहायक सेना रखती। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे दक्षिण पे फ्रांस का एकाधिकार हो गया, फ्रांसीसी कंपनी का एकाधिकार हो गया। डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बुस्सी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त किया। दिखावे के लिए इस नियुक्ति का उद्देश्य था शत्रुओं से निजाम की रक्षा करना, पर वास्तव में यह उसके दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव बनाए रखने के लिए था। जब मुजफ्फर जंग अपनी राजधानी लौट रहा था तो वह एक दुर्घटना में मारा गया। क्या कह रहा है कि डुप्ले ने क्या किया कि बुस्सी के नेतृत्व में एक सहायक सेना हैदराबाद में तैनात कर दिया और यह दिखावे के लिए यह कहा गया कि यह निजाम की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका कुछ मतलब और ही था। यह क्या चाहता था, यह हैदराबाद दरबार में फ्रांसीसियों का प्रभाव बनाए रखना चाहता। लेकिन एक दुर्घटना घटी जब मुजफ्फर जंग निजाम बनकर वापस लौट रहा था राजधानी में, एक दुर्घटना हो गई जिसमें वह मारा गया। बुस्सी ने क्या किया कि फौरन निजामुल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। बदले में नए निजाम ने फ्रांसीसियों को आंध्र का वह क्षेत्र पुरस्कार में दे दिया जिसे क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार का, जिसमें 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंदरी और चिक्काकोल शामिल थे। क्या कह रहा है कि जब सलाबत जंग जब गद्दी पर बैठा, निजाम बना, तो उसने उपहार स्वरूप उत्तरी सरकार का क्षेत्र अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे दिया। दक्षिण भारत में अब फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी। डुप्ले की योजनाओं को आशा से भी अधिक सफलता मिली थी। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने में से आरंभ किया था, लेकिन अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी की सफलताओं पे खामोश बैठे नहीं देख रहे थे। कह रहे हैं क्या कि दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि फ्रांसीसी जो क्या थे,
की शक्ति जो क्या गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, अपने चरम सीमा पे पहुंच गई। और डुप्ले की योजना जो भी थी उसकी आधा आशा से अधिक सफलता उसको मिली। और फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आरंभ किया। लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसियों की इस सफलता पे चुप नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि वह जानते थे कि चुप बैठने का मतलब भारतीय व्यापार से उनका एकाधिकार समाप्त हो जाना। 1750 ईस्वी में उन्होंने अनुरुद्दीन के पुत्र मुहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा देने का निश्चय किया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव तब कंपनी की सेवा में एक क्लर्क था। उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला करके तिरुचिरापल्ली के घेरे में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। यह प्रस्ताव मान लिया गया। क्या कह रहा है कि अंग्रेज जो थे वो खामोश नहीं बैठ सकते थे, फ्रांस की सफलता पर वो खामोश नहीं बैठ सकते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उस समय जो क्लाइव जो था, बाद में बंगाल का गवर्नर जो बना, वह एक क्लर्क के रूप में वह बंगाल में तैनात था। उसने यह सुझाव दिया कंपनी को, यह सुझाव दिया कि क्या करें कि कर्नाटक के अर्काट में जो मोहम्मद अली जो फ्रांसीसियों से और कर्नाटक की सेना से घिरा हुआ है, उस पर दबाव कम करने के लिए उसने अर्काट का घेरा डालने का सुझाव दिया, जिसको कंपनी ने स्वीकार कर लिया। तब क्लाइव ने 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर अर्काट पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। जैसा कि आशा थी, चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर तिरुचिरापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी सेनाओं की कई बार हार हुई। क्या कारण? जब अर्काट पे कब्जा कर लिया एक मामूली सी छोटी सी सेना लेकर क्लाइव ने, इससे क्या हुआ कि इससे फ्रांसीसी और जो चंदा साहब थे वो डर गए और उन्होंने तिरुचिरापल्ली पर से, जहां मोहम्मद अली छिपा हुआ था, वहां से घेरा उठा लिया। अब यहां से हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो गया और अंग्रेजों ने कई बार फ्रांसीसियों को पराजित किया। अंत में भारतीय युद्ध में भारी खर्चों से परेशान होकर और अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ की और 1754 ईस्वी में उसने अंग्रेजों की यह मांग मान ली कि भारत से डुप्ले को वापस बना लिया जाए। यह बात भारत में फ्रांसीसी कंपनी के लिए भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। क्या कर हम देख रहे हैं कि अंत में क्या हुआ। जब यह युद्ध चल रहा था, उसी समय अमेरिका में भी गृह युद्ध चालू था। अमेरिकी उपनिवेशों जब फ्रांस के जब हाथ से निकल गया अमेरिकी उपनिवेश और भारी युद्ध में जो भी खर्च हो रहे थे, इससे परेशान होकर फ्रांसीसी सरकार अब ब्रिटेन के साथ समझौता वार्ता करने के मूड में थी और कंपनी ने अंग्रेजों की बात 1754 में यह मान ली तथा उन्होंने क्या किया कि एक अंग्रेजों की यह शर्त यह थी कि डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया जाए। जो फ्रांस सरकार ने इस बात को मान लिया, लेकिन यह अंग्रेजों की एक चाल थी, क्योंकि वह जानते थे कि जब तक डुप्ले जैसा योग्य व्यक्ति फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत में बैठा रहेगा, तब तक वह अपने मंसूबों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, तो यह फ्रांसीसी कंपनी के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। दोनों कंपनियों का यह अस्थायी जो समझौता था 1756 में टूट गया, जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। युद्ध ने के एकदम आरंभ में ही अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल रहे। इसका वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जाएगा।
इस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या कह रहा है, हम देखते हैं कि 1756 में जो समझौता जो हुआ था, देखिए द्वितीय यह समझौता टूट गया और टूटने के बाद फिर फ्रांस और इंग्लैंड की जो थे वो युद्धरत हो गए। इधर दोनों कंपनियां युद्ध करने लगी, लेकिन अंग्रेज जो थे वह क्या क्या किए थे, इसके पहले ही हम देखते हैं कि बंगाल पर उनका अधिकार हो गया था और वह एक बहुत ही मजबूत स्थिति में थे और उन्होंने फ्रांसीसियों को कई बार पराजित किया और अब फ्रांसीसियों के लिए भारत में कुछ बचा ही नहीं उनके लिए, यहाँ तक कि उनके पांडिचेरी पर भी ब्रिटेन का अधिकार। बंगाल की अथाह संपत्ति के युद्ध का पलड़ा अंग्रेजों के पक्ष में झुका दिया। इस युद्ध की निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1760 को बांडीबास में हुई, जब अंग्रेज जनरल आयरकुट ने लल्ली को हरा दिया। एक साल के अंदर ही अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा। युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। क्या कर रहा है, यह था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह था तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था जो 1760 में शुरू हुआ। 1760 में हम देखते हैं कि बांडीबास के युद्ध में, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बांडीबास का युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था। 1760 में बांडीबास का युद्ध हुआ फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच, जिसमें ब्रिटिश गवर्नर लल्ली को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने पराजित किया और एक साल के ही अंदर फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा, यहाँ तक कि पांडिचेरी का जो उनका किला था वह भी उनके हाथ से निकल गया। और युद्ध के अंत में 1763 में हम देखते हैं पेरिस का एक समझौता, पेरिस समझौते के तहत यह हुआ, जिसको पेरिस की संधि कहा जाता है। इसमें अब केवल फ्रांसिया कहा गया कि फ्रांसीसी कंपनी को पांडिचेरी वापस कर दिया गया, लेकिन वह उसकी किलेबंदी नहीं कर सकती थी और सेना नहीं रख सकती थी। अब वह केवल और भारतीय नरेशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी तथा केवल एक व्यापारिक कंपनी बनकर ही वह भारत में रह सकती थी। यही समझौता हुआ पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि के तहत क्या हुआ, देखिए जो भी हम बताए हैं, इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत में स्थित उनकी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गई। अब वे उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे, अब केवल व्यापार केंद्रों के रूप में ही वो काम कर सकते थे। इसके बाद फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में रहना था। दूसरी ओर अंग्रेज हिंद महासागर पे छा चुके थे। सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को एक एक करके हराने के बाद और वे भारत विजय के काम में लग गए। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही फ्रांस को तो इन्होंने बाहर कर ही दिया पेरिस की संधि के द्वारा। अब क्या था, फ्रांसीसी कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी रह गई। डचों को इन्होंने पहले ही बेरारा के युद्ध में पराजित कर दिया था। बेरारा के युद्ध में इन्होंने डचों को पराजित करके भारत से निकाल दिया। पुर्तगीज कंपनी को इन्होंने पश्चिमी तट तक ही सीमित कर दिया। इस तरह अब संपूर्ण भारत पर ब्रिटेन का एकाधिकार हो गया। अब ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश कंपनी, अब वह खुलकर भारत विजय के काम में लग गए। भारतीय राजाओं को के मामलों में वे खुलकर अब हस्तक्षेप करने लगे। तरह आज का हम क्लास अब यही समाप्त करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे बंगाल पे अधिकार। कल हम पढ़ेंगे बंगाल पे अधिकार। बंगाल पे अधिकार, अन्य जो राज्यों पे ब्रिटिश का अधिकार हुआ, जैसे मैसूर, बंगाल, सिख आदि जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास यही समाप्त करता हूं दोस्त। कल हम फिर मिलेंगे नए क्लास में। आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्त। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं
एनसीईआरटी बिपिन चंद्र, 12वीं की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्रा का, जो बेस है। देखिए इसमें भले ही आपको डेट ऑफ फैक्ट ना मिले, लेकिन आपको बाकी पूरी जानकारी मिलेगी, जो आपको प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कोई भी परीक्षा में आपको लिखने के लिए, समझने के लिए काफी मैटर मिलेगा। इसलिए दोस्त आप हमारे क्लास को जरूर अटेंड कीजिए और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।